सबसे पहले आप सभी बच्चों का आज ऑनलाइन क्लास में बीएमसी डिपार्टमेंट की ओर से जो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, सभी जुड़े हुए ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं कुलाबा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की ओर से श्री तीरथदास डहारे सर, आज हमारा विषय है इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, परंतु हमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ना है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत की विदेश विकास का, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए भारत की नीति में आरंभिक चरण, पहला चरण ईस्वी सन 1947 से 1990, दूसरा चरण 1991 से आज तक। इस तरह से हमको यह जो मुद्दे हैं हमको आज पढ़ने का है। इसमें भारत की जो विदेश नीति है आरंभिक चरण, उसमें कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं वह हमको उसके अनुसार हमें यहाँ पर आज वर्णन करना है। भारत की जो विदेश नीति है यह आपको पिछले पीरियड में सर लोगों ने कुछ बताए होंगे इसके में। यहाँ पर हमें विदेश नीति में जो फॉरेन जो पॉलिसी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम फॉरेन पॉलिसी, इसका जो आरंभिक चरण है इसके बारे में हमें जानकारी करना है, लेना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने आरंभिक समय में भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। भारत की जो विदेश नीति के द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया। अब उपनिवेशवाद का विरोध क्यों किया? क्योंकि उपनिवेशवाद का विरोध करने का कारण ये था कि उपनिवेशवाद अर्थात क्या होता है कि किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र जो होते हैं वह संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करते हैं। ये है उपनिवेशवाद। इसका उन्होंने विरोध किया और अंतरराष्ट्रीय भूमिका लेकर जो वैश्विक शांति है तथा सुरक्षा को उन्होंने प्रधानता दी। विदेश नीति के अंतर्गत 3 बातों का प्रभाव होता है। सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधि का आकलन करना, किसी भी सत्ता के दबाव में, किसी भी सत्ता के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से प्रयत्न किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि शांति बनाए रखना हमेशा यह जो है भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता रही है। यानी हम यह कह सकते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां का जो आकलन कर किसी भी सत्ता के दबाव बिना मतलब सत्ता में आना है, मतलब अपने को व्यापार करने की दृष्टिकोण से दबाव में आकर के व्यापार नहीं किया जा सकता। विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए और भी जो अन्य राष्ट्र जिस तरह से व्यापार करने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ जो सहसहयोग या संबंध जो प्रस्तापित करते हैं, इसमें किसी प्रकार का भारत के तरफ से भी मतलब इस तरह से प्रिस्क्राइब या दबाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भारत विदेश नीति का ये भी एक विशेषता रही है। दूसरी बात उसमें कहा गया कि पाकिस्तान, आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ हम जब भी कोई मित्रता या सौहार्दपूर्ण व्यवहार या हम अच्छे व्यवहार अगर हम करें, जब भी कोई अच्छी बात हम उनसे करने को जाए तो हमेशा हमें जो है उसका जो असर है हमें उसका विरोध भी हमको दिखाई दिया है। कहने का अर्थ है कि हमारा जो संबंध है वो बराबर नहीं रहा है। तो पाकिस्तान और चीन, इन देशों से जो उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी विचार किया गया, क्योंकि आपको मालूम है बात कि जो पाकिस्तान है और ये चीन है, ये दोनों चीन और पाकिस्तान ये देशों से जो उत्पन्न होने वाली जो हमको खतरा था, उस खतरा पर भी क्या किया गया, विचार किया गया। ओके, नेक्स्ट जो है उसमें ये बताया गया थर्ड नंबर कि आत्मनिर्भरता। सबसे पहली बात है कि आत्मनिर्भरता। अभी हर जो राष्ट्र है, हर राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र तब आत्मनिर्भर होगा, प्रत्येक राष्ट्र का विकास तब होगा जब वहां पे रहने वाली जो जनता है उन जनताओं का क्या हो, विकास हो, आर्थिक स्तर पर वह उठे। इसलिए आत्मनिर्भरता का आग्रह और उस पर होने वाला विदेश नीति का बल, यह भी जो था तत्कालीन विदेश नीति का एक वैशिष्ट्य था। नेक्स्ट, आरंभिक भारत ने विदेश नीति के द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ जो संबंध सुधारने का प्रयास किया, एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से ही विकास हमारा साध्य करना और स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इसी कालखंड में हुआ। भारत विदेश नीति का हमें हमेशा उसने पहल किया है, आरंभिक काल में हमने देखी ही है, और इसमें प्रादेशिक और क्षेत्रीय विकास की यह जो कल्पना है आगे अफ्रीका तक विस्तारित हुई। कुछ अफ्रो एशियाई देश है, अमेरिका, सोवियत के शीतकालीन जो सैन्य संगठनों के सदस्य हो गए और इस कारण प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया बीच में ही रुक गई। बाद में जो देश शीत युद्ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए, उन्हें गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन नहीं दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि जो देश है वो शीत युद्ध के जो सैन्य संगठन है इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, उन्हें गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन नहीं दिया गया। और शांति, स्वतंत्रता, ये दो सिद्धांत गुट निरपेक्षता नीति के मूलभूत सिद्धांत बन गए। शांति और स्वतंत्रता, शांति और स्वतंत्रता, यह जो है यह गुट निरपेक्षता नीति के मूलभूत सिद्धांत बन गए। इस कालखंड में भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा।
अभी देखिए, आपको मालूम है कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ हमेशा हमें संघर्ष का सामना करना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान का जो हमेशा जो विद्रोह रहा है, जो विरोध रहा है, एक है कश्मीर समस्या को लेकर के। तो सन 1947 और 48, 1947 और 48 और 1965 में, 1965 में जो युद्ध हुए, यह भी एक कारण है। कश्मीर समस्या को लेकर ही यह सब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। बाद में क्या हुआ कि 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कब? 1971 में। यहाँ पर हाँ हाँ, तो बच्चों, बीच में नेटवर्क का इशू था, शायद मेरी आवाज आप लोगों को नहीं पहुंची होगी, तो इसके सॉरी, क्योंकि प्रॉब्लम, बारिश भी है, मौसम भी बराबर नहीं, इसकी वजह से नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आपको मेरी आवाज आ रही होंगी। तो मैंने जो बताया आपको पिछला, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्ष का जो सामना उनको करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान का हमेशा समस्या बनी रही है। कश्मीर की समस्या को लेकर हमेशा विद्रोह हुआ है, विरोध हुआ है, दोनों राष्ट्रों की तरफ से विरोध हुआ है। हम हमेशा कश्मीर की समस्या को लेकर के पाकिस्तान के सामने कोई भी बात लेकर के जब हम जाते थे, तो वहां की सरकार हमेशा बात करने के लिए उनके द्वारा कतराई जाती थी या उनका विरोध किया जाता था। इसीलिए 1947 और 48 में, 1947, 48 और 1965, 1965 में युद्ध हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। भारत से भी वह एक नया राष्ट्र का जो है जन्म हुआ, स्वतंत्र बांग्लादेश का। उन्नीस सौ 70 के दशक में मैंने पहले कहा था कि विदेश नीति में एक प्रकार की स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ। वही वर्ष 1974 में, 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 1980 से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। 1980 के बाद में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना चालू हुआ और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में जो थे, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की गई। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की।
हमारा हमेशा हमने जो है चीन के साथ भी हमने हमारा जो व्यवहार था अच्छा ही है। फिर भी जब भी हम उनके साथ में हमारी जो युद्ध हुई थी 1965 में, 1965 में, तो क्या हुआ कि चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत प्रारंभ की। एक आपको यहाँ पर दिया है पॉइंट कि सार्क संगठन की स्थापना की गई आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से, यानी देशों का आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की गई। अब ये सार्क संगठन में क्या होता है कि सात सदस्य इसमें सम्मिलित है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। ऐसे 7 राष्ट्र व्यापार करने के दृष्टिकोण से यह जो है सार्क संगठन की स्थापना हुई, जिसमें सहयोग बढ़ाया जाए। साथ ही साथ है कि एक बता दूं मैं आपको कि 8 दिसंबर सन 1985 को यह जो है दक्षिण एशिया में इस सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करने के लिए इस सार्क संगठन की स्थापना की गई है। चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत ने बातचीत भी आरंभ की है। रक्षा विभाग के लिए सहयोग के लिए अमेरिका और भारत ने लेन देन की भी शुरुआत की है। पहला चरण सन ईस्वी सन 1947 से 1990 का जो टाइमिंग था 1947 से 1919। अब ये क्या होता है, पहला चरण में देखिए कि शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुट निरपेक्षता को स्वीकार किया। गुट निरपेक्षता की जो नीति, अब गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति और गुटों में तटस्थ या दूर रखते हुए हमें स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना, यानी क्या यह गुट निरपेक्षता है। सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, यह पहले चरण में स्पष्ट किया गया था। तत्कालीन समय में इन्हें प्रधानता प्राप्त थी। गुट निरपेक्षता के कारण ही भारत को विकास के लिए दोनों महासत्ताओं से सहायता प्राप्त करना संभव हुआ। इसके अंतर्गत इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करने पर भी बल दिया गया, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र को हर किसी अन्य राष्ट्रों का जो है युद्ध के लिए खतरा बना ही रहता है। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को सुरक्षा व्यवस्था भी अपने आप में मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए तकनीकी विज्ञान, टेक्नोलॉजी जो साइंस है का आयात किया। इसमें सोवियत रसिया, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। इसी कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बांग्लादेश का निर्माण तथा चीन के साथ संघर्ष समावेश था, यानी पाकिस्तान के साथ भी संघर्ष और चीन के साथ भी संघर्ष था। साथ ही साथ बांग्लादेश का क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण करना था। बराबर है। तो यहाँ पर प्रथम चरण में जो है इस तरह से स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो चरण है वर्ष 1991 से आज तक जो अभी चल रहा है, दूसरा चरण, सेकंड जो स्टेप है, उसमें वर्ष 1991 से आज तक जो है जो चल रही जो नीति है विदेश नीति के अंतर्गत, यह भी एक मुद्दे यहाँ पर बताया गया, एक पॉइंट्स है आपके लिए। इसमें ये बात स्पष्ट की गई कि भारत के दूसरे चरण की जो विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी, क्योंकि हर किसी को व्यापार करने की दृष्टिकोण से अपनी विदेश नीति को मजबूत करना बहुत जरूरी था। जिस समय में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे,
उस समय में विदेश नीति को उसने किस तरह से बढ़ावा दिया, क्योंकि अपने राष्ट्र को विकास के स्तर पे अगर ऊंचा उठाना है, प्रत्येक राष्ट्र का जो आर्थिक विकास कब होगा, जब वहां की जो अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ है वहां होने वाले संपूर्ण जो व्यापार है, इन व्यापारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्य देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना। साथ ही साथ है कि यहाँ पर ये भी बातें बताई है कि शीत युद्धोत्तर काल में राजनीतिक और जो सैनिकी संबंधों को भी प्रधानता नहीं रही। विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक जो पहलुओं का समावेश हुआ। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि अपने को आर्थिक मामलों में, व्यापार के दृष्टिकोण में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी ज्ञान में इनको सबसे ज्यादा महत्व देना था। और जरूरी है, इन घटकों से अगर हम वंचित रहेंगे, अगर इन क्षेत्रों के बारे में, इनके बारे में अगर हम विचार नहीं करेंगे तो निश्चित ही कहेंगे कि उस देश का विकास होना संभव नहीं है। वर्ष 1991 के बाद भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी जो नियंत्रण था, मींस गवर्नमेंट का जो कंट्रोलिंग था, वो कम कर आर्थिक उदारीकरण नीति को स्वीकार किया उन्होंने। और इस नीति के अंतर्गत सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। यानी कहने का अर्थ है कि हमें सबसे पहले इन क्षेत्रों, मैंने पहले कहा कि शिक्षा, व्यापार, तकनीकी ज्ञान, आर्थिक जो मामले, इन क्षेत्रों में अगर हम सभी पहलुओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा निश्चित ही हम कहेंगे कि आर्थिक जो है स्तर जो है वो ऑलरेडी क्या होगा, उससे बढ़ेगा, जिसके कारण पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में भी वृद्धि हुई। वैश्विक जो व्यापार है, वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। यानी जो भी हम लोगों का यहाँ से होने वाली आयात, जो वस्तुएं है, आयात हम जो करते थे, निर्यात जो करते थे, अभी कोई भी राष्ट्र अपने आप में स्वयं पूर्ण नहीं है। वो कहेगा कि मुझे किसी अन्य राष्ट्रों के साथ मुझे कोई संबंध प्रस्थापित कर, या मुझे उनके साथ में किसी भी दृष्टिकोण से हम लोग अपने आप में परिपूर्ण है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना ही पड़ता है, क्योंकि अकेला राष्ट्र जो है अपना विकास तभी संभव कर सकता है जब वह अन्य क्षेत्रों में परिपूर्ण हो। हमें हर क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी, साइंस के क्षेत्र में हमारा आर्थिक लेवल होना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, सभी को जो एजुकेशन है वह एजुकेशन समुचित रूप में मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कहा गया है कि व्यापार के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, इस तरह से हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम व्यापार खुद कर सकें। परंतु क्या होता है कि व्यापार करने के दृष्टिकोण से साथ ही साथ तकनीकी और विज्ञान क्षेत्रों में भी हमें अन्य राष्ट्रों के साथ हमें संबंध बनाए रखना पड़ता है। आर्थिक विकास की दर वृद्धि के प्रयास होने लगे, यानी धीरे धीरे जो है आर्थिक विकास दर की जो वृद्धि है उसमें जो है विकास के दर में वृद्धि होने लगी। साथ ही साथ 1990 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ, अर्थात उसमें सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हो गए। क्यों मजबूत हो गए? क्योंकि हमने इस तरह से विदेश नीति के अंतर्गत हमारा यही था कि हम एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में हम व्यापार करेंगे।
अब साथ ही साथ इसमें भारत एक विकास क्षेत्र में आगे अग्रसर होते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। हमारी विकास की जो दर है वो आगे हो रही थी, हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा उठ रहा था। साथ ही साथ है कि इसमें आर्थिक संबंध बना करके इन राष्ट्रों के साथ में भी हमारा जो संबंध है वह कैसा है, मजबूत होने लगा। थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, साथ ही साथ इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ भी हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठनों में भारत का सहयोग बढ़ गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी जो प्रादेशिक स्तर पर आर्थिक जो संगठन है, भारत का सहभाग और बढ़ा, जिसमें G20 तथा ब्रिक्स सम्मिलित हैं। ब्रिक्स में तो मालूम ही आपको नीचे पिक्चर दिख ही रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, बोध चिन्ह ब्रिक्स का, इंडिया 2016। और इसमें ब्रिक्स में जो कंट्री है वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनको मिलाकर के जो नाम दिया गया है वह दिया गया है ब्रिक्स। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसी के जो तहत है बताया गया है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो थे वह दूसरे चरण में बताया कि अमेरिका के साथ हमारा संबंध अधिक दृढ़ हो गए, मजबूत हुआ। हम एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय समूह, इंटरनेशनल ग्रुप में भी भारत का स्थान ऊंचा उठने लगा। भारत में इतना ही नहीं तो अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने विकास किए। भारत की परमाणु जो नीति है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो थी, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसके उपयोग, इसका अध्ययन बच्चों आपने इतिहास में, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान विषयों में भी आपने किए होंगे। आज हम भारत देश परमाणु क्षेत्रों में भी हम पीछे नहीं है। आज अगर हमें किसी अन्य राष्ट्रों ने हमारे देश पे अगर आक्रमण भी कर दिए, युद्ध भी कर दिए, तो ऐसी स्थिति में आज भारत संभल सकता है। आज हम परमाणु क्षेत्रों में भी हमने बहुत ही विकास किए, आज इन क्षेत्रों में हम अग्रसर हैं। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के जो बाद परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की उन्होंने नींव रखी। परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग के भारत में स्थापित किया गया। क्या? परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग का स्थापित किया गया, जिसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। और उन्होंने ऊर्जा का निर्माण, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सैन्य क्षमता निर्माण करना भी एक उद्देश्य था। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत तो उनका निर्माण एक मुख्य उद्देश्य था ही, परंतु फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना, यानी सैनिक हमें जो है, अभी देश को किसी अन्य देशों के साथ में खतरा अगर निर्माण हो गया, भारत देश को भी, तो हमें सैनिक जो है शक्ति भी होना हमारे पास में बहुत ही जरूरी है। अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ही युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसके साथ साथ हमें सैनिकों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अस्त्र शस्त्र सैनिक होना जरूरी है। परंतु भारत ने कदापि नहीं चाहा, हम निशस्त्रधारी बनना चाहते हैं। हमें शस्त्रों के माध्यम से शांति और सहयोग, हमें हमेशा शांति और सहयोग को हमने बढ़ावा दिया है।
हमें अशांति, असहयोग और सुरक्षा हमें लोगों को प्रदान नहीं करनी है। इसके लिए 1974 में 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि 1974 जो दिया गया है, इस 1974 में भारत ने पोखरण में पहला जो है यहाँ पर दिया गया है कि पहला आपको दिख रहा होगा 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। साथ ही साथ वर्ष 1998 में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण कर भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण किया। दो बातें उन्होंने बताई, 1974 एंड 1998। परमाणु हथियार का वहन करने वाले प्रक्षेपणास्त्र भी हमने ही तैयार किए। इतना ही नहीं तो हमने वायुसेना और नौसेना को भी हमने सक्षम किए। हमारा उद्देश्य सिर्फ परमाणु क्षेत्र में, मैंने पहले कहा कि परमाणु क्षेत्र में ही हमें विकास करना नहीं है, तो हमें नौसेना, वायुसेना, इनको भी हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। इनमें भी हमें वृद्धि करनी आवश्यक है। इसके लिए हमें सभी क्षेत्रों से हमें सज्ज होना बहुत जरूरी है। अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र है। ये आप सभी को मालूम है कि आज भारत के पास में अस्त्र शस्त्रों से भारत आज परिपूर्ण है। हमारे पास में नौसेना है, सेना है, कमांडोज है, आर्मीज है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास में सारे जो चीजें हैं तो आज हम उन घटकों से हम सब उपलब्ध है। हमारे पास में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से अगर हमें अन्य देशों का खतरा अगर बना रहता है हमारे देश पे, तो हम उस खतरों का हम तो जवाब दे सकते हैं। अगर कोई भी आक्रमण करे तो हम उस आक्रमण का हम इन माध्यम से हम लोग उनका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमने एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है। साथ ही निशस्त्रीकरण के प्रयत्न को भारत हमेशा समर्थन दिया है। हमने कहा नहीं कि शस्त्र हम से भाई युद्ध लड़ा जाए। कभी कभी क्या होना चाहिए कि निशस्त्रीकरण, हम यही चाहते हैं। युद्ध लड़ने के लिए शस्त्र सेना की आवश्यकता तो है ही, परंतु भारत कदापि नहीं चाहता कि किसी अन्य राष्ट्रों के साथ में इस तरह का युद्ध हो। हमेशा हमारा संबंध जो है सौहार्दपूर्ण बना रहे, मधुर संबंध बना रहे। हमने हमेशा निशस्त्रीकरण ने हमने उसका समर्थन दिया है। विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, यही एक भारत की भूमिका रही है। विदेश नीति की इस प्रकार की समीक्षा हमने आज इस राजनीति शास्त्र में जो दूसरा हमारा जो पाठ चल रहा है वह है कि भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा, यह हमने आज देखे। और इसमें आज विदेश नीति के अंतर्गत उसका प्रारंभिक जो है चरण, साथ ही साथ दिया है कि पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण हमने देखे 1947 से 1990 तक। दूसरा जो चरण था हमारा वो है 1991 1991 से अब तक। तो इस तरह से बच्चों विदेश नीति की समीक्षा करने के बाद जो अगले पार्ट में हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आज आप लोगों को जो पढ़ाया गया जो घटक है भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा राजनीति शास्त्र में पार्ट दूसरा, जिसके अंतर्गत मैंने 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने आज जो मैं आप लोगों को समझाया हूँ। आरंभिक चरण, साथ ही साथ पहला चरण और दूसरा चरण, ये आपको याद में रखना है। पहला चरण 1947 से लेकर तो 1990 तक था।
दूसरा चरण है वह है वर्ष 1991 से अब तक इस तरह से यह आज का भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरा में राजनीति शास्त्र है। भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा को हमने आज यहाँ पर समाप्त किए। इसके कुछ पॉइंट्स जो थे उस पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को मुद्दे सूद मैंने समझाया है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट पीरियड में जो होगा आप लोगों को आगे का जो है पाठ पढ़ाया जाएगा।